तो मुझे कमेंट मिला जिसमें लिखा था कि वीडियो चाहिए टॉप गॉड्स के ऊपर जो मार्वल और डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं, और आज हम यही करने वाले हैं। तो नंबर 10, एरिस और एट्रेमस। अब अगर आपने वंडर वुमन में ज़्यूस की स्टोरी देखी होगी तो एक सीन में हमें कई सारे ग्रीक गॉड्स देखने मिले, जैसे अपोलो, हेडिस, हेस्टिया, पोसाइडन और भी बहुत सारे। लेकिन यह हमें कभी एक्शन में देखने नहीं मिले। लेकिन स्नाइडर कट में हमने एरिस और एट्रेमस को देखा। जब डार्कसाइड प्लेनेट अर्थ को इन्वेट करने आया था तब ऑल गॉड्स ने ह्यूमंस की हेल्प की थी। जिसके पास एक्स है वो गॉड ऑफ वॉर एरिस है। इसे अपनी पावर वॉर से मिलती है, मतलब जितने पावरफुल बीइंग्स बैटल में फाइट करेंगे उतना ही ये पावरफुल होता चला जाएगा। और एट्रेमस वो है जिसके पास धनुष्य बाण था। इसे गॉडेस ऑफ हंट भी कहा जाता है और ये एरिस की सिस्टर और ज़्यूस की बेटी है। ये मोस्ट ऑफ द टाइम अपनी गॉडली एरोस का यूज़ करती है और डार्कसाइड को बीट करने में इसका और एरिस का भी योगदान था। नंबर 9, लोकी। अब लोकी एक गॉड ऑफ मिस्चिफ है। एंड गेम तक तो लोकी की कुछ खास पावर हमें देखने नहीं मिली, बट लोकी सीरीज में उसके कई सारी पावर्स सामने आई, जैसे टेलीकिनेसिस, अपनी बॉडी को शेप शिफ्ट करना, इल्यूजन्स बनाना और एनर्जी प्रोजेक्शन। सेल्वे ने तो लोकी को माइंड कंट्रोल करना भी सिखा दिया है। वैसे मल्टीवर्स में लोकी के कई सारे वर्जन्स है, जिसमें से अभी तक का जो सबसे पावरफुल लोकी था वो क्लासिक लोकी है। उसने अपने इल्यूजन से पूरा एस्गार्ड बना दिया था। शायद हो सकता है कि मेन टाइमलाइन वाला लोकी आगे चलकर क्लासिक लोकी या उससे ज़्यादा पावरफुल बन जाए, लेकिन आगे क्या होगा ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। नंबर 8, थॉर। अब टेक्निकली थॉर इस यूनिवर्स का सबसे पावरफुल एस्गार्डियन है, क्योंकि ओडिन मर चुके हैं और हेला एस्गार्ड के बिना ज़्यादा पावरफुल नहीं है। थॉर पिछले 1500 सालों में कई सारे विलन्स को ख़त्म कर चुका है, जैसे मेलिकेथ, बिना इटर्नल फ्लेम वाला सर्टर, डिस्ट्रॉयर और खुद मैड टाइटन थैनोस। लेकिन थॉर की पावर अभी और एक्सप्लोर होगी। अभी थॉर के पास नेचुरल फोर्सेस को कंट्रोल करने की एबिलिटी है, लेकिन अब ओडिन के डेथ के बाद ओडिन फोर्स थॉर की हो चुकी है। ऐसा एक डिलीटेड सीन में भी हुआ था जहाँ पर ओडिन मरने से पहले अपनी सारी पावर्स थॉर को दे देते हैं। इसलिए हो सकता है कि थॉर लव एंड थंडर में थॉर अपनी ओडिन फोर्स को यूज़ करना सीख जाए, जिसके बाद वो ओडिन की तरह मैटर को मैनिपुलेट कर सकता है और शायद वो अपने थंडर पावर के साथ डार्क मैजिक भी यूज़ करना शुरू कर दे। लेकिन अभी थॉर बस नेचुरल फोर्सेस को कंट्रोल कर सकता है, इसलिए वो नंबर 8 पर है। नंबर 7, डार्कसाइड। अब डार्कसाइड DCEU का एक न्यू गॉड है। वैसे स्टेफन वुल्फ को भी गॉड बोला जाता है, लेकिन वो इस लिस्ट में नहीं है। डार्कसाइड स्टेफन वुल्फ का मास्टर है, और जब हज़ारों साल पहले यंग डार्कसाइड, जिसे यूक्सेस भी कहा जाता है, वो एंटी लाइफ इक्वेशन की तलाश में अर्थ पर आया था, तब उसे रोकने के लिए ओल्ड गॉड्स, ग्रीन लैंटर्न, अमेजोन, एटलांटियंस और ह्यूमंस को साथ मिलकर फाइट करनी पड़ी। यूक्सेस ने ग्रीन लैंटर्न को 15 सेकंड के अंदर मौत के घाट उतार दिया, और साइबॉर्ग के विजन में उसने एक्वामैन और वंडर वुमन जैसे सुपर हीरोज का काम तमाम कर दिया। डार्कसाइड इस लिस्ट में ऊपर होता, लेकिन स्नाइडर कट में हमें उसकी पावर्स देखने नहीं मिली। नंबर 6, हेला। अब हेला थॉर की बहन है, जिसे गॉडेस ऑफ डेथ भी कहा जाता है। हेला की पावर एस्गार्ड से है, इसलिए कहीं ना कहीं वो ओडिन जितनी पावरफुल है, क्योंकि ओडिन ने एक बार कहा था कि जब हेला अपने कंट्रोल से बाहर हो गई थी तब ओडिन हेला को मारने में फेल हो गए और बाद में उसे एक डायमेंशन में कैद कर दिया। हेला कमज़ोर थी, लेकिन फिर भी उसने म्यूनर को तोड़ दिया। हेल में रहकर हज़ारों वैल्करीज को मार दिया, और वैसे वैल्करीज को भी गॉड्स का ओहदा दिया जाता है, लेकिन ये कॉमिक्स की बात है। इनफैक्ट कॉमिक्स में हर एक एस्गार्डियन गॉड है। हेला ने एस्गार्डियन आर्मी को भी मार दिया था। अब एस्गार्डियन आर्मी जो है वो 9 रियल्म्स की सबसे पावरफुल आर्मी थी, और हेला ने उन्हें बिना किसी प्रॉब्लम के मार दिया। तो सोचो, जब हेला 9 रियल्म्स को कॉन्कर कर रही थी तब कितना खून खराबा किया होगा उसने। वैसे क्या पता हेला अभी भी जिंदा है या नहीं, आप मुझे कमेंट्स में बताना कि आपको क्या लगता है। नंबर 5, सर्टर। अब सर्टर के 2 वर्जन है MCU में। फर्स्ट इटर्नल फ्लेम वाला, दूसरा बिना इटर्नल फ्लेम वाला। दूसरा वाला तो कमज़ोर है, बट इटर्नल फ्लेम के साथ सर्टर ओडिन के लेवल जितना पावरफुल हो जाता है। थॉर के जन्म से पहले सर्टर एस्गार्ड को डिस्ट्रॉय करने आया था, क्योंकि तब रैग्नारोक साइकिल ख़त्म हो सकती थी, लेकिन ओडिन ने ऐसा नहीं होने दिया। सर्टर के पास अपनी खुद की एक रियलम है जिसमें वो रूल करता है। सर्टर अपने नॉर्मल फॉर्म में 12 फीट का होता है, लेकिन इटर्नल फ्लेम के साथ वो 997 फीट बड़ा बन जाता है, टेक्निकली एस्गार्ड से भी बड़ा, और इटर्नल फ्लेम उसे इमॉर्टल भी बना देती है। हेला और हल्क जैसे कैरेक्टर्स को तो सर्टर बिना किसी दिक्कत के मार सकता है। नंबर 4, डोरमामू। अब डोरमामू को द वन, कॉस्मिक कॉन्करर और डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड्स भी कहा जाता है, क्योंकि डोरमामू एक डायमेंशनल बीइंग है, और कई लोगों को लगता है कि डोरमामू मर चुका है, लेकिन वो बस अर्थ से जा चुका है। डॉक्टर स्ट्रेंज ने बार्गेन करके उसके साथ डील कर ली थी, और डोरमामू कभी भी वापस आ सकता है। और अब तो डॉक्टर स्ट्रेंज के पास टाइम स्टोन भी नहीं है,
तो डोरमामू को रोकना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि डोरमामू डार्क डायमेंशन में रहता है और यहाँ पर टाइम का कोई कंसेप्ट नहीं है। इसलिए डोरमामू इमॉर्टल है और उसे मारा नहीं जा सकता। नंबर 3, ज़्यूस। अब मार्वल और डीसी दोनों में ज़्यूस एग्जिस्ट करते हैं। मार्वल का जो ज़्यूस है वो हमें थॉर लव एंड थंडर में दिखने वाला है, लेकिन डीसी के ज़्यूस को हम देख चुके हैं। हज़ारों साल पहले ज़्यूस ने ओल्ड गॉड्स के साथ मिलकर डार्कसाइड को हराया था। अब बात करते हैं कि डीसी का ज़्यूस कितना पावरफुल है। तो उसने सिर्फ अपने लाइटनिंग से मदर बॉक्स की यूनिटी को तोड़ दिया था। सेम काम करने के लिए साइबॉर्ग और सुपरमैन ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। एरिस ने लगभग हर एक ओल्ड गॉड को मार दिया था, लेकिन ज़्यूस था जिसने एरिस को उस बैटल में हराया था। और जब एरिस ने ह्यूमंस को करप्ट करना शुरू किया, तब ज़्यूस ने ही एक ह्यूमन की रेस बना दी, जिन्हें कहा गया अमेजॉन्स। फीमेल की एक ऐसी स्पीशीज़ जो इंसानों के कंपैरिजन में थोड़ी स्ट्रॉन्ग होती है और साथ में इन्हें इमॉर्टेलिटी का भी वरदान है, इसलिए बूढ़े होकर नहीं मरती है। नंबर 2, ओडिन। अब ओडिन एक ऑल फादर है और हेला, थॉर और लोकी का फादर भी। अब ओडिन के बच्चे ही इतने पावरफुल है तो सोचो वो कितना पावरफुल होगा। ओडिन मैटर को मैनिपुलेट कर सकता है। अगर वो किसी को भी पावर दे सकता है तो वापस भी ले सकता है। ओडिन को डार्क मैजिक करना भी आता है और साथ में ओडिन ने 9 रियल्म्स को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी ली है। ओडिन का लोकी पर किया हुआ मैजिक टीवीए में भी काम कर रहा था, जबकि वहाँ इन्फिनिटी स्टोन्स भी काम नहीं करते हैं। अब वो कैसे, ये तो नहीं पता। और साथ में ओडिन अपनी लाइफ फोर्स एनर्जी से किसी भी एसगार्डियन को एक डायमेंशन में ट्रैप कर सकते हैं। ओडिन ने कई साल पहले इटर्नल फ्लेम वाले सर्टर से फाइट की थी, लेकिन कॉमिक्स में ओडिन फोर्स की मदद से वो अपनी साइज को मैनिपुलेट कर सकता था। तो हो सकता है कि जब वो सर्टर से फाइट कर रहा होगा तब ओडिन की भी हाइट अराउंड 1000 फीट तक होगी। नंबर 1, सेलेस्टियल। अब सेलेस्टियल कॉस्मिक बीइंग होते हैं जो साइज में 1000 फीट से लेकर 80,000 फीट तक बड़े हो सकते हैं। शायद उनकी हाइट इससे भी ज़्यादा हो सकती है। सेलेस्टियल के पास मैटर और एनर्जी को मैनिपुलेट करने की एबिलिटी होती है, और एमसीयू में जब इटर्नल्स एंटर करेंगे तब हमें कई सारे सेलेस्टियल देखने मिल सकते हैं। एमसीयू में अभी 4 सेलेस्टियल को हम देख चुके हैं, जैसे स्टार लॉर्ड एक हाफ सेलेस्टियल था, नोवियर जिसके सिर के अंदर एक पूरा चोर बाजार है, ईगो द लिविंग प्लैनेट जिसे स्टार लॉर्ड का फादर भी बोला जाता है, और एसन जिसने पावर स्टोन का यूज़ करके एक पूरे प्लैनेट को डिस्ट्रॉय कर दिया था। सेलेस्टियल अब तक के सबसे पावरफुल गॉड्स हैं जिन्हें हमने अभी लाइव एक्शन में देखा है, और शायद फ्यूचर में और सेलेस्टियल आने वाले हैं। लेकिन ये थे टॉप 10 एमसीयू और डीसीयू के मोस्ट पावरफुल गॉड्स। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको कौन सा गॉड ज़्यादा पसंद आता है और आपके हिसाब से कौन सा गॉड ज़्यादा पावरफुल है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना इसी ही वीडियो देखने के लिए। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय।